प्लेकार्ड्स उठाइए और हमारे दर्शकों को बताइए टैक्स को लेकर इस बार सरकार का जो प्रपोजल है वो आप लोग प्लीज किस तरीके से देखते हैं। आपके पास जो प्लेकार्ड्स हैं देखते हैं जरा, नोज और यस देखिए जरा, जिनके पास भी प्लेकार्ड है मैं इस समय ये जरूर गुजारिश करूंगा आप सब के सब ये जरूर उठाकर रखिए। एक बार ये पता चलने दीजिए ज्यादा संख्या किनकी है। यस और नो को अगर आप देखते हैं तो यहाँ तो लगभग बराबर बराबर दिखाई दे रहा है और आपने तो उठाया ही नहीं है। अच्छा अब आप देखें जरा, अब जरा ये समझना आवश्यक है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, नए स्लैब्स घटाकर कम किया जाना। पहले जो बता रहे हैं अभी अंशुमान के पुराने वाले घर में रियायतों की हवा ज्यादा चल रही है, लिहाजा ज्यादा लोग वहां हैं। सरकार ने ये जो किया है ये पहले से जटिल हो गया है मामला या आसान हुआ है? नहीं, जटिल तो नहीं हुआ है, आसान हुआ है। लेकिन इस पूरे बजट को खाली टैक्स तक अगर सीमित देखेंगे तो इसका रूप अलग है। होलिस्टिक वे में देखेंगे तो इस बजट का रूप अलग है। होलिस्टिक वे में क्या अलग है? होलिस्टिक वे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जॉब जनरेशन, स्टेट को जो सपोर्ट किया है, एमएसएमई को जो सपोर्ट किया है वो पहले नहीं था। वो एक बहुत बड़ा चेंज है बजट का। लेकिन आपने नो कहा है, ये जो पुराने रिजीम में जो नयापन आया है उसको आप नो कह रहे हैं, नकार रहे हैं आप, क्यों? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कह रहे हैं कि आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो खाली 15,000 का हो रहा है, जो 6 से 9 लाख रुपए का है। जो 9 से 12 लाख रुपए उसको 20% का हो रहा है, तो इतना बड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दायरा बड़ा नहीं है। आप पहले यस थे बाद में नो हो गए। नहीं, मैं पहले से नो बोल रहा हूँ, पहले से नो बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है कि दायरा नहीं बढ़ा है, फायदे का दायरा नहीं बढ़ा। दायरा नहीं बढ़ा और वो एक्सपेक्टेशन इतना हाई था कि हम सोच रहे थे। और देखिए और हमारे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अंशुमान, अब हम आपको देख भी पा रहे हैं यहाँ जो लोग यस और नो के संदर्भ में ये टैक्स को लेकर इस बार सरकार के प्रपोजल्स देख रहे हैं लगभग बराबर हैं। 50% यहाँ मौजूद लोग हाँ अच्छा है कह रहे हैं और 50% ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं अच्छा नहीं है। इस हिसाब से पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली आप इसको कैसा पा रहे हैं? किस बजट, अगर आप पूरे बजट की बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारे प्रावधान है दिनेश, लेकिन अगर आप कल इनकम टैक्स की बात करें तो उसकी अलग मतलब है। आप अपने अपने तरह से देखने का नजरिया हो सकता है कि आप किस तरह से देखें लेकिन अगर इनकम टैक्स के फायदे की दृष्टि से देखें तो बजट में फायदे को नापने का एक और बड़ा तथ्यसंगत पैमाना होता है कि सरकार रियायतें देने पर कितने पैसे खर्च करती है अपने बजट से। इनकम टैक्स की रियायतों पर सरकार केवल 35,000 करोड़ के रेवेन्यू के लॉस का एस्टिमेट कर रही है और ये एस्टिमेट केवल नई स्कीम के संदर्भ में ही है। क्योंकि अगर बड़ी स्कीम में इतनी बड़ी रियायतें दी जाती तो इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू लॉस था या जो रेवेन्यू आउटगो था या जो बजट से रेवेन्यू जाने वाला होता वो बहुत बड़ा होता। तो फिलहाल सरकार ने शुरुआत से संकेत दिया है कि वो इनकम टैक्स के पूरे ढांचे में रियायतें खत्म करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक दिनेश छोटा सा कंट्राडिक्शन इस पूरी व्यवस्था में है कि एक तरफ बचतों को प्रोत्साहन की जरूरत बताई जा रही थी। हालांकि बजट में कुछ प्रावधान है बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट की सीमा बढ़ाई गई है, महिलाओं के लिए एक सेविंग स्कीम लाई गई है। लेकिन जो बचतों को प्रोत्साहन देने वाली पुरानी टैक्स रिजीम थी उसमें कोई बड़ी रियायतें नहीं हैं। तो अब ये चुनने की बात है कि अगर आप चाहें कि नई टैक्स रिजीम ज्यादा अच्छी और ज्यादा रियायतें देती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी रियायतें छोड़ सकता है। और ये बात 3 साल से लगातार चल रही है और इसीलिए तो पुरानी टैक्स रिजीम नई टैक्स रिजीम में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। क्योंकि भारत में एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि भारत में इनकम टैक्स का जो बुनियादी ढांचा था वो रियायतों पर केंद्रित था, इंसेंटिव्स पर केंद्रित था। जी बिल्कुल अंशुमन जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि दोनों रिजीम सामने हैं और विकल्प भी सामने हैं लोगों के पास। लेकिन यहाँ पर जो एक हमारे साथ मेहमान है अंशुमन जी, वो ये बोल रहे हैं कि जो मुनाफे का दायरा है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी सरकार ने पेश किया है, ये जो पेशकश की है उससे मुनाफे का दायरा नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है और ये कैसे लोगों को निराश करेगा, थोड़ा इस पर भी फोकस करिए। स्वाभाविक सी बात है कि फायदे का मध्य वर्ग को कोई सीधा बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है। जो विशेषज्ञ आपके साथ बैठे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि इस स्कीम में कम लोग हैं और कम लोगों को ज़्यादा रियायत देने के बाद भी फायदा नहीं होगा। भारत का जो बड़ा इनकम टैक्स क्लास था वो अपने बचत पर 80C में, 80D में या अपनी जो इनकम टैक्स सीमा थी जिसमें अधिकांश लोग हैं उसमें वो फायदा चाह रहे थे। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कोई बहुत बड़ा फायदा मध्य वर्ग के इनकम टैक्स पेयर को सीधे तौर पर नहीं मिल रहा है इस बजट से। ये बात बिल्कुल सही है और ये इसलिए है क्योंकि मैंने शुरुआत
शुरुआत में भी जब हम सुबह कार्यक्रम में वहाँ मौजूद थे टीवी 9 पे, तो मैंने कहा था कि इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बजट 3 महत्वपूर्ण परिस्थितियों में आ रहा है। पहली परिस्थिति, भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल की न्यूनतम अगले साल होने वाली है। सरकार के रेवेन्यूज़ में अगले साल ज़्यादा गिरावट होगी इस साल की तुलना में, और सरकार को बहुत सारी स्कीमों पर खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, जबकि उसके लिए बजट नहीं है। और इसलिए सरकार ने इस पूरे बजट में कोई भी बड़ी प्रत्यक्ष रियायत नहीं दी, यहाँ तक कि कोई बड़ी मेगा स्कीम भी डिक्लेयर नहीं की, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ाने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की बात हो। सही तो अगर होगा पूरे बजट को देखें, इकोनॉमिक रिसेशन एक बड़ा चैलेंज था, जिसके तहत इस चुनावी वर्ष को भी आगे देखते हुए बड़े फैसले लिए गए। हालांकि इसमें मिडिल क्लास पर पूरा फोकस दिया गया, उनके ऊपर आ रहे बोझ को कम करने में प्रयास किया गया। मिडिल क्लास को, अगर आप मिडिल क्लास की, तो दो अलग अलग चीजें आपने कही। एक कहा चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष अगला वर्ष है, सरकार अगले वर्ष तक जाते जाते बहुत कुछ कर सकती है, उसके लिए बजट की जरूरत नहीं होती है, पहली चीज तो ये। लेकिन जो सरकार की बिग टिकट स्कीम्स थी, जो बड़ी स्कीम थी जिनसे सीधे मदद मिलती है, देखिए बजट 2 तरह से मदद देता है। एक सीधी मदद, अगर आपकी जेब में पैसा रखे, आपकी जिंदगी जीने की लागत घटाए, और एक परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में पैसे डाले और उससे डिमांड बढ़े और रोजगार आए। तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ देने की कोशिश इस बजट में नहीं की गई। परोक्ष रूप से बजों में कई सारे उपाय होते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। मध्य वर्ग को मिलने वाले प्रोत्साहनों में दो बड़े प्रोत्साहन जो मैं बता दूं, बचतों पर 2 प्रोत्साहन आए हैं। महिलाओं के नाम पर अगर कोई बचत की जाती है 2 लाख रुपए तक की, तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 साल तक, और स्मॉल सेविंग स्कीम जो डाकघर में चलती, उस पर भी बचत की सीमा बढ़ी है। ये 2 महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा ओवरऑल देखें तो मिडिल क्लास के लिए उम्मीदों के हिसाब से उतना अच्छा बजट नहीं है। अंशुमन सर, बजट इनकम टैक्स से जुड़े मेरे 2 सवाल है, जरा क्लैरिटी दे दीजिए, थोड़ी कंफ्यूजन है। जो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, क्या उसको अब ओल्ड रिजीम में भी बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, या नई रिजीम में 3 लाख से कैलकुलेशन शुरू होगा? और ये जो 7 लाख तक की टैक्स छूट है, यानी हम नई टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो अगर हमारी कमाई 7 लाख तक है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, और 7 लाख से ऊपर गई तो 3 लाख से कैलकुलेशन होगा? इसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बजट के फिनांस बिल आने के बाद ये सारे प्रावधान स्पष्ट रूप से सामने आएंगे, क्योंकि सरकार ने स्लैब्स भी बदले हैं। नई टैक्स रिजीम में 7 स्लैब्स थे, जिनको घटाकर 5 स्लैब कर दिया गया है। तो स्लैब का हिसाब जब फिनांस बिल सामने होगा तब समझ में आएगा। लेकिन 7 लाख रुपए वाला जो सवाल है, उसका जो अपरेंटली जो वित्त मंत्री के भाषण से जितना हम समझ पा रहे हैं, उस हिसाब से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत में जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक हर कोई टैक्स नहीं देता है, तो बाय डिफॉल्ट वो नई स्कीम चुन सकता है। 7 लाख रुपए की इनकम वाला व्यक्ति, तो 7 लाख रुपए की इनकम वाले लोग भारत में हैं एक संख्या में ठीक ठाक लोग हैं, वो डिफॉल्ट नई स्कीम चुन सकते हैं, जो पहले केवल 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का लाभ लेते थे। लेकिन जो भारत का एक्चुअल मिडिल क्लास है, जो 12 से 14 लाख रुपए साल कमाता है, जिसकी इनकम 60-70 हजार रुपए महीने के आसपास है, उसके लिए न्यू स्कीम में अभी बहुत आकर्षण नहीं है, क्योंकि वो अपनी जरूरतें बेहतर करने के लिए होम लोन भी ले रहा है, बीमा पर भी पैसा खर्च कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी दे रहा है, और बचतें भी कर रहा है। और इसलिए बचत के निगाह से देखें तो नई टैक्स रिजीम बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं लाई थी, पर नई टैक्स स्कीम ये जानबूझकर 75 के आसपास रियायतें खत्म करके लाई गई थी कि आप इनकम पर सीधे टैक्स दीजिए। अंशुमान जी, ये इसको लेकर एक बार अपने दर्शकों के लिए इसको दोहराता हूं। गौरव, जो आप कह रहे थे क्लैरिटी, पुरानी टैक्स रिजीम, नई टैक्स रिजीम, और इसमें किसमें क्या लागू होगा? जो नए स्लैब्स बताए जा रहे हैं वो नई रिजीम में ही लागू होंगे, पुरानी वाली व्यवस्था जस की तस रहेगी। वो 2.5 लाख वाले मामले में ये क्लैरिटी कई जगहों पर आ गई है। अब सर वो जो कंफ्यूजन था अब दूर हो गया, क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि पुरानी वाले में भी बदल गया। अब क्या है, जो पुरानी स्कीम थी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। नई टैक्स रिजिम में पहले जो 2.5 लाख से लिमिट मिलती थी, अब उन्होंने 3 लाख कर दी है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15, ये 3-3 लाख के इन्होंने स्लैब दिए हुए हैं, और हर एक में 5%, 10%, 20%, 25, इस हिसाब से दिया हुआ है। दिनेश, मालूम है आपको, कई बार ऐसा होता है जब आप बजट के फाइन प्रिंट्स पढ़िए तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में उस चीज को बिल्कुल पलट देती है। नहीं तो इसको दोहरा देते हैं ना, ये गौरव बड़ी बात है। अंशुमन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अंशुमन सर।
दिनेश जी, ये कंफ्यूजन कैसे है मुझे पता नहीं। वित्त मंत्री ने कहा ही नहीं अपने भाषण में। ये कंफ्यूजन कहां से आया? ये अति उत्साह में बजट को थोड़ा ज्यादा पढ़ लेने की खुशी में आया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शुरुआत से कहा है और हम लगातार पहले बजट भाषण के बाद से कह रहे हैं कि जो भी बदलाव हुए हैं वो नई टैक्स रिजीम में हुए हैं। 7 लाख की सीमा भी वहीं लागू हुई है, स्लैब भी वहीं बदले हैं। और ये बात पहले से तय थी कि सरकार नई टैक्स रिजीम को ही बढ़ावा देगी, क्योंकि इस रिजीम को सोच समझ के बनाया गया था। पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर जो उत्साह था, उत्साह बजट के भाषण को ठीक ढंग से समझने के कारण नहीं था। अभी स्पष्टता है और बजट का अभी जब वित्त विधेयक हमारे सामने होगा तो हम स्लैब्स के आधार पर उसे और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।